ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जय श्री राम। नमस्कार भाइयों, सलाम, सत श्री अकाल और हेलो आप सभी लोगों को। वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑन FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनुपम त्रिपाठी। आज के इस फ्रेश एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मोदी सरकार यानी भाजपा के 6 साल के कार्यकाल के 26 कांड और 26 कुकर्मों के बारे में। जी हाँ, याद दिलाना चाहता हूं आपको भाइयों, UPA 2 2011 से 2014 के बीच जैसे ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने तूल पकड़ी, कॉमनवेल्थ स्कैम आया, 2G घोटाला आया, वगैरह वगैरह, कोयला घोटाला वगैरह वगैरह हुआ और क्या क्या नहीं, चॉपर स्कैम और क्या क्या। और अर्नब गोस्वामी अपनी कुर्सी पे उन दिनों टाइम्स नाउ में काम करते थे, जोर जोर से चढ़ चढ़ के बात करते थे कि ये स्कैम वो स्कैम वगैरह वगैरह। अन्ना हजारे ने एक पूरी मूवमेंट कर दी और फाइनली उसके उसी राइड पे, उसी वेव पे ये भाजपा सरकार ने अपनी सरकार बना ली। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और भाजपा को भयंकर मेजॉरिटी मिली और इन्होंने सरकार बना ली 2014 में इनकम्बेंसी के चलते। कुछ इन्होंने अपना उखाड़ा नहीं, कुछ भला काम नहीं किया, बस इनकम्बेंसी वेव इतनी स्ट्रांग थी UPA 2 के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, कि इन्होंने अपनी सरकार बना ली। इनकी सरकार बनाते ही अन्ना हजारे ने वापस उन्होंने संन्यास ले लिया, कहीं चले गए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी सरकार बना ली और जितने लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मिले थे अन्ना हजारे के अलावा, या तो वो भाजपा में जुड़ गए और या वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में जुड़ गए। कांग्रेस का बेहाल हो गया। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे, फोकस करते हैं। आज का टॉपिक है 2014 से जब से मोदी सरकार आई, तो पिछले 6 साल में मोदी सरकार भाजपा के 6 साल में जो 26 कांड और कुकर्म इन्होंने किए हैं उसकी मैं पूरी गाथा आज आपके सामने रखने वाला हूं। गीता पे ऑलरेडी हाथ रख के कसम खा ली है, जो भी कहूंगा सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला कांड और कुकर्म, 2013 नवंबर में मोदी जी ने पर्सनली प्रॉमिस किया भारत की पूरी जनता को कि ब्लैक मनी वापस लाऊंगा। 15 लाख का प्रॉमिस किया, 15 लाख आपके जेब में, आपके अकाउंट में डालूंगा। तो पहला कांड 15 लाख का प्रॉमिस और ब्लैक मनी रिटर्न। अब 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए कि 15 रुपए की 15 पैसे, वो आप बेहतर जानते हैं। बहरहाल मोदी जी ने 2013 की नवंबर में बढ़ चढ़ के इलेक्शन रैलीज में कहा, भारत की सारी जनता को, पूरे ऑल ओवर नेशनल मीडिया इसको दिखाया गया और इसकी खूब क्लिप्स है, मैं भी दिखा चुका हूँ, यूट्यूब पे ऑल ओवर है। बस गूगल पे एक बार जाके टाइप कर दीजिएगा मोदी जी 15 लाख प्रॉमिस। इनफैक्ट मोदी जी के नाम का खुद का यूट्यूब चैनल है, नरेंद्र मोदी जी यूट्यूब चैनल, उसी पे चले जाइएगा, ऑफिशियल भाजपा का और मोदी जी का चैनल है, उस पे भी एक क्लिप आपको मिलेगी जब मोदी जी ने जनता को प्रॉमिस किया कि भाइयों बहनों ये ब्लैक मनी रिटर्न एक बार आ जाए तो 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आए नहीं आए। ब्लैक मनी की बात करते हैं। STF वगैरह का शुरू में जैसे सरकार इन्होंने बनाई, STF वगैरह बनी, बड़ा हल्ला जुल्ला हुआ, कुछ नाम वगैरह भी आए कि किसके खाते में कितना पैसा। आज हम लोग 2020 में हैं, आप बताइए कितना पैसा आया, कौन ब्लैक मनी में पकड़ा गया, कितना उसका पैसा था जो जब्त हुआ, कितना वो जब्त होके
भारत को मिला, भारत की जनता को मिला या सरकार के ट्रेजरी में गया, आप ही बता दीजिए। 2020 में एक सोडा वाटर बॉटल की तरह जो शुरू में ठक से खोला तो करके फिज होता है, उसके बाद 10 मिनट के बाद सब फ्लैट हो जाता है। आज 2020 में आप बताइए, ब्लैक मनी का जो पूरा रिटर्न की बात थी और फाइट थी, कहाँ रह गई वो? किसका पैसा स्विस अकाउंट से वापस आया, किसका पैसा जब्त हुआ, किसका पैसा कहाँ लगा भारत की जनता के लिए, भारत के लिए? मुझे बता दीजिए। इसका जवाब है शून्य, 0। अगले कांड की तरफ, कांड नंबर 2, कुकर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मोदी जी का 2 करोड़ जॉब्स का वादा था। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ जॉब्स दूंगा हर साल, यानी 5 साल के कार्यकाल में फर्स्ट टर्म में कहा था 10 करोड़ जॉब्स दूंगा। भाइयों बहनों, आप जानते हो इसका सत्य। पिछले 46 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है वो कहता है कि पिछले 46 साल का जो सबसे ज्यादा खराब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आज है मोदी जी के कार्यकाल में। तो जो सबसे ज्यादा जॉब लॉसेज है, जो सबसे खराब, जो सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि 5%, 6% क्रॉस कर गया है, वो मोदी सरकार ने हमको दिया है। 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर का वादा किया था, 5 साल में 10 करोड़ जॉब्स दूंगा। और क्या दिया? हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एवर, पिछले 10, 20, 30, 40, 46 साल का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एवर। ये इनका दूसरा कांड है। एक बात और कहना चाहता हूं, कह देते हैं, ये आजकल तो इतना खराब सीन हो गया, आपको भी पता होगा कि एक गवर्नमेंट जॉब में पीएन की जॉब के लिए, एक सरकारी, एक चपरासी की जॉब के लिए पीएचडीज अप्लाई करते हैं कि उनको वो जॉब मिल जाए, वो भी नहीं उनको मिलती है। ठीक है। और मोदी जी से अगर आप पूछिए, किसी इंटरव्यू में पूछा गया जॉब्स के बारे में, तो मोदी जी ने कहा कि जी न्यूज के बाहर जो पकौड़ा तलवा है वो भी तो एक जॉब क्रिएशन मैंने कर दी। तो मोदी जी के हिसाब से डॉक्टरों, इंजीनियर्स, वकीलों, रॉकेट साइंटिस्ट, पीएचडीज, आईटीएंस को पकौड़े तलने चाहिए जी और रिपब्लिक टीवी के चैनल के बाहर। इससे जॉब क्रिएट होगी, या उन्होंने जॉब क्रिएट करी। आते हैं कांड नंबर 3 की तरफ। कांड नंबर 3 को, कांड नंबर 3, मोदी जी ने प्रॉमिस किया अच्छे दिन, मोदी जी ने प्रॉमिस किया इकोनॉमिक ग्रोथ। भाइयों और बहनों, आपसे शेयर करना चाहता हूं कि यूपीए 1 के दौरान, मनमोहन सिंह जी की प्राइम मिनिस्टरशिप लीडरशिप के दौरान, सोनिया जी गांधी जी की लीडरशिप के दौरान, इंडिया ने, भारत ने 7%, 8%, 9%, 10% प्लस की इकोनॉमिक ग्रोथ देखी थी कंसिस्टेंटली। जबकि 2007 में ग्लोबल रिसेशन आया, मेल्टडाउन आया, फिर भी भारत ग्रो कर रहा था 7, 8, 9, 10% प्लस की ग्रोथ पे। मोदी सरकार 2014 में आई, आज 2020 है, 6 साल के इनके कार्यकाल में मोदी सरकार कभी भी 7%, 8%, 9%, 10% की ग्रोथ नहीं अचीव कर पाई है। जबकि सिवाय ये पिछले 4 महीने के लॉकडाउन के, कोरोना वायरस के कारण, मोदी सरकार ने कभी भी ग्लोबल रिसेशन और मेल्टडाउन नहीं देखा है। फिर भी जब पूरी दुनिया जो है ग्रो कर रही थी, हाई रेट पे ग्रो कर रही थी, मोदी सरकार के जो फिगर्स हैं जीडीपी के ग्रोथ के, वो 7%, 8%, 9%, 10% नहीं अचीव कर पाए 6 साल में कभी भी। और आज की तारीख में तो नेगेटिव ग्रोथ है, और ये एवरेज जो है 5%, 6% के बीच में ग्रो किए हैं, उससे भी कम में। और अभी तो बेड़ा गर्क है इकोनॉमी का, जैसे आपको पता है। तो कहाँ है अच्छे दिन? कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ? दे हैव बीन द वर्स्ट बाय फार। फिर रिपीट करना चाहता हूं, यूपीए 1 के दौरान, मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप और सोनिया जी की लीडरशिप के दौरान, जो भारत ने जो जीडीपी में ग्रोथ अचीव करी देखी, 7%, 8%, 9%, 10%, उससे पहले जो अटल जी के समय जो ग्रोथ भारत ने अचीव करी, तो वो कंसिस्टेंट 99 से, अटल जी के पीरियड से लेकर 2009 तक, यूपीए 1 के पीरियड में, ये 10 साल इंडिया का लिटरली गोल्डन पीरियड था, जब इंडिया ने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी ग्रोथ देखी। और आपको पता है उसी समय इंडिया में सारी डेवलपमेंट हुई है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देखते हैं आज, वो उस दौरान 10 साल में हुआ है। और 2010 ऑनवर्ड्स, 11 ऑनवर्ड्स, ये करप्शन वरप्शन और स्कैंडल पैरालिसिस हो गई गवर्नमेंट की। और जब से मोदी सरकार 6 साल में आई है, आप जानते हैं ग्रोथ हमारी क्या, आज तो ग्रोथ हमारी नेगेटिव में है, नेगेटिव में है। बढ़ता हूं अगले कुकर्म, अगले कांड की तरफ। अगला कुकर्म, चौथा कुकर्म और कांड है मेक इन इंडिया।
मोदी जी ने जोर जोर से एक बब्बर शेर निकाला, मेक इन इंडिया का बब्बर शेर निकला। ठीक है जी, मेक इन इंडिया। आइए, इंडिया में पहले मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट होता कि इंडिया बनाएगी अपनी चीज, अब क्या बाहर वाले आइए और इंडिया में आके दुकान लगा के बनाइए। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब आप ही बताइए, मेक इन इंडिया में पिछले 6 साल में क्या हुआ? फिर से सोडा वाटर बॉटल का एग्जाम्पल देना चाहूंगा भाइयों। एक सोडा वाटर बॉटल लीजिए, उसको खोलिए, जैसे ही खोलेंगे जोर से फिज होगी, ऐसे करके सोडा निकलेगा और 10 मिनट के बाद फ्लैट है। आज 2020 में मेक इन इंडिया फ्लैट है, फेल है, अटर फेलियर, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिवाय भाषण, अनाउंसमेंट, घोषणाओं के और शुरू में हल्ला करने के और अपनी मीडिया इस पे चलाने के और प्रचार करने के, उसके अलावा जो गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हाँ, जो गवर्नमेंट की नीति की ज़रूरत होती है वगैरह, जो गवर्नमेंट एक्शन की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ नहीं किया। मेक इन इंडिया इज एन अटर फेलियर, जीरो, टाइम फिस। अगले चलते हैं इनके कांड और कुकर्म की तरफ। अगला कांड और कुकर्म है 100 स्मार्ट सिटीज। याद है भाइयों कि भूल गए? मोदी जी ने कहा 100 स्मार्ट सिटीज बना दूंगा 5 साल में, 7 साल में, 2022। पहले 2019 का गोल्ड पोस्ट था, फिर इन्होंने 2022 कर दिया। आज हम लोग 2020 में हैं। मुझे बताइए कितनी स्मार्ट सिटी बन गई? कहा था इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बना दूंगा, वाराणसी स्मार्ट सिटी हो जाएगी। 100 स्मार्ट सिटीज इंडिया में मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं और कुछ और बड़े शहर हैं, पुणे वगैरह, उसके अलावा 100 स्मार्ट सिटीज बन जाएंगे। 100 स्मार्ट सिटीज के नामदंड थे कि वहां ये होगा, फ्लाईओवर होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, ये रोड्स होंगे, ये ब्रिजेस होंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये फैक्ट्री लगेगी, ये आईटी हब होगा, ये होगा। क्या हुआ बताइए? कितने स्मार्ट सिटीज बना दिए? 2020 में आज हम लोग हैं। 100 स्मार्ट सिटीज में 10 छोड़िए, 4 स्मार्ट सिटीज का नाम मुझे बता दीजिए जो मोदी जी और भाजपा ने बना दी पिछले 6 साल में। इसका भी जवाब है जीरो। स्मार्ट सिटीज 100 के जगह इन्होंने बनाई है जीरो, अटर फेलियर। इनका ये एक और कांड और एक और कुकर्म है, कंप्लीट जीरो, कंप्लीट फेलियर। आगे बढ़ते हैं इनके 6ठे नंबर के कुकर्म और कांड के। इस कुकर्म और कांड का नाम है, ये मध्य प्रदेश का कुकर्म और कांड है, इसका नाम है व्यापम स्कैम। जी हाँ, आप में से बहुत लोग भूल गए होंगे। व्यापम स्कैम एक जाइगेंटिक स्कैम है ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस, जॉब रिलेटेड स्कैम है, करोड़ों रुपए का, सैकड़ों करोड़ों रुपए का स्कैम है। ये मध्य प्रदेश पे हुआ। शिवराज सिंह जी की सरकार थी वहां पे, जो आज भी है। बीच में कमलनाथ जी की सरकार आई, जो जनता ने चूज करी, जो भारत ने जिताई, भारत ने चूज करी। उसके बाद बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी ने वापस अपनी सरकार वहां बना ली। शिवराज सिंह जी की सरकार है। ये व्यापम स्कैम मेरे भाइयों बहुत बड़ा स्कैम है ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। और इस स्कैम में दर्जनों आरटीआई एक्टिविस्ट्स और सोशल एक्टिविस्ट का मर्डर हो गया, उनकी जान ले ली स्कैम ने। और बहुत क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा मीडिया पे इनका प्रभाव है, मीडिया को इन्होंने खरीदा हुआ है, तो आज व्यापम स्कैम की कोई बात नहीं करता है। वैसे ये बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का जॉब स्कैम था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक और ये हाईलाइट करता है उनके कुकर्म की कहानी। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के कांड और कुकर्म के। ये कुकर्म और कांड है ऑफ जाइगेंटिक प्रोपोर्शंस, इंटरनेशनल लेवल का स्कैम है ये। इनफैक्ट मैं तो इसको स्कैम ऑफ द लास्ट डेकेड ही नहीं, ऑफ द लास्ट 5 डेकेड्स कहता हूं। मेरा मानना है कि इंदिरा गांधी जी की इम्पोज करी गई इमरजेंसी के बाद अगर इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे बड़ा कांड हुआ है तो वो कांड था डीमोनेटाइजेशन, यानी नोटबंदी कांड। तो 7वें नंबर का भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का कांड है डीमोनेटाइजेशन कांड। मुझे इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं है, मैंने इसके बारे में पहले वीडियोस भी बनाई हैं, आप लोग देख लीजिएगा FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल पे। मैंने इसके बारे में बहुत लिखा है, बहुत पोस्ट लिखे हैं। बस इतना कहना चाहता हूं, इट वॉज अ स्कैम ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। एक कमाल का आइडिया था जिसकी एक्सिक्यूशन इतनी खराब थी और इतना बड़ा ये फेलियर निकला, जिस कारण से आज भी हमारी इकोनॉमी, ये लॉकडाउन वगैरह हटा दीजिए, लॉकडाउन से पहले भी तो इकोनॉमी थी, हमारी इकोनॉमी इतनी बुरी तरीके से हिट हुई स्कैम के कारण। ये इतनी बड़ी, ये एक डिजास्टर, ये एक वैसा ही एक्सपेरिमेंट था जैसे स्पाइडरमैन की पिक्चर में वो एक ग्रीन मॉन्स्टर या गॉडजिला नहीं होता है,
जो एक ईवल आदमी होता है, कोई वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जो एक्सपेरिमेंट गलत हो जाती है, रॉन्ग, इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेरिमेंट गोइंग रॉन्ग, डिमोनेटाइजेशन, वैसे ही मोदी जी की एक एक्सपेरिमेंट थी दैट वेंट हॉरिबली रॉन्ग, और भारत आज भी इस कारण से सफर कर रहा है। मेरा मानना है कि जिस दिन डिमोनेटाइजेशन किया उसके 3 महीने के अंदर फेलियर तो दिख गया था रोड पे, उसके 3 महीने के अंदर मोदी जी को और मोदी जी के पूरे कैबिनेट और भारत सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए था और फ्रेश इलेक्शंस होने थे भारत में। उस दिन के बाद से मेरा मानना है जनवरी 1, 2017 के बाद से मोदी सरकार ये जो अपनी सरकार चला रही है भारत में, वो एक इलीगल सरकार है। उसके बाद ऑफ कोर्स 2019 में फिर इलेक्शन आए और ये लोग और बहुमत से जीत गए, वो एक अलग कहानी है, अंधभक्तों की कहानी है, उस पर बाद में आएंगे। अगला कांड 8वां नंबर का कांड और कुकर्म मोदी सरकार का है जीएसटी रोल आउट। जी हाँ, जीएसटी रोल आउट कांड है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी सरकार का। जो भी नोटबंदी से किसी तरीके से थोड़ा बहुत इकोनॉमी बच गई, वो जीएसटी ने खराब कर दी। आज भी जीएसटी का कैसे लगना है, क्या होना है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ठीक से नहीं समझते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल अनस्किल्ड एरिया है इंडिया की इकोनॉमी की, जो चलती है भारत में, जहां कैश का लेन देन होता है, लिखा पढ़ी पेपर वर्क बहुत नहीं होता है, लेकिन काम धंधा फिर भी चलता है, इकोनॉमी चलती है। इस जीएसटी रोल आउट ने वो सारा जो बचा भी था ना नोटबंदी के बाद, जो थोड़ा बहुत बचा था, वो भी चौपट कर दिया। आज भी जीएसटी रोल आउट के कांड के चक्कर में भारत सफर कर रहा है। भारत की जो कह सकते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी है, वो सफर करी है। कांड नंबर 9, कुकर्म नंबर 9 की तरफ आते हैं, वो है रफाल स्कैम। जी हाँ, रफाल स्कैम आप लोगों को अच्छे से पता है। बताना बस इतना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं दी भारतीय जनता पार्टी को। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि एक गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन है जिसपे ऑन द फेस ऑफ इट हमें कुछ इलीगल नहीं दिखता, इसलिए हम इंटरफियर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉलिसी डिसीजन है, हम इंटरफियर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम क्लीन चिट देते हैं और कमाल की डील है और भारत सरकार ने अच्छी डील करी, ऐसा कुछ नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उसके अलावा किन सर्कमस्टांसेस में ये ऑर्डर्स और जजमेंट्स आए और कौन थे चीफ जस्टिस वगैरह वगैरह, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। भारत समझदार है, इतना ही कहूंगा। अगले कांड की तरफ बढ़ते हैं। कांड नंबर 10, कुकर्म नंबर 10। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया। शुरुआत करते हैं सीबीआई से। कांग्रेस के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सीबीआई को कहा था आप पैरेट हैं, लेकिन इन लोगों के कार्यकाल में सीबीआई का याद है आपको, ओवरनाइट सीबीआई के डायरेक्टर का ट्रांसफर हो गया, नए डायरेक्टर ने टेक ओवर किया, मैटर गया सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई का नंबर 1 और नंबर 2 आपस में कैसे लड़ रहे थे। उसके बाद सीबीआई की जो क्रेडिबिलिटी थी वो बिल्कुल बॉटम आउट हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई। और आज सीबीआई के कोई मायना नहीं है भारत में, आपको भी पता है, क्योंकि इन्होंने सीबीआई का जो नाम था, जो क्रेडिबिलिटी थी, उसको बिल्कुल जीरो करके खत्म कर दिया अपने इंटरफियरेंस के चक्कर में। आज सीबीआई बिल्कुल गवर्नमेंट की एक पांडु है, गवर्नमेंट के हाथ में ऐसे करके रहती है, गवर्नमेंट उस पर चाबुक चलाती है और सीबीआई आगे भागती है घोड़े की तरह। ठीक है। अच्छा, आरबीआई का क्या किया? रघुराम राजन जैसा क्वालिफाइड आरबीआई गवर्नर को क्यों रिजाइन करना पड़ा? आगे उसके आगे जो गवर्नर आए उनको क्यों रिजाइन करना पड़ा, सबको पता है। आज आरबीआई एक सिर्फ पोस्ट ऑफिस है जो भारत के बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्ट्री की सुनती है, पीएमओ की सुनती है। अपना उनका ना अकल है तो अकल, लेकिन वो लगा नहीं सकते हैं, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। और ये शुरू हो गया था डिमोनेटाइजेशन के बाद ही से, आपको पता है। सिस्टमैटिकली डिमोनेटाइजेशन के बाद से आरबीआई को डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से भारत सरकार ने। आरबीआई एक 1935 प्री इंडिपेंडेंस का इंस्टीट्यूशन है जिसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया भाजपा ने, मोदी सरकार ने पिछले 6 साल में। हाँ, अच्छा, अब एक और स्तंभ कहा जाता है, उसको कहते हैं मीडिया, जो कहते हैं डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। आपको भी पता है पिछले 6 साल अगर हटा दे तो कभी भी मीडिया की क्रेडिबिलिटी इतनी लो पे नहीं थी। भारत मीडिया को सुनता था, मीडिया को मानता था, मीडिया बढ़ चढ़ के अपनी बात रखता था। हाँ, लेकिन आज मीडिया को सिर्फ सोल्ड मीडिया, बिका हुआ मीडिया, फेक मीडिया, भड़काऊ मीडिया, फेक न्यूज मीडिया, भौंकने वाला मीडिया के नाम से जाना जाता है। ये सब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की देन है।
हाँ, तो जो चौथा स्तंभ भी था हमारा पिलर, हाँ, डेमोक्रेसी का, वो भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने खत्म कर दिया। 11वें नंबर कांड और कुकर्म पे आते। 11वें नंबर का कांड और कुकर्म है कश्मीर का लॉकडाउन, 6 महीने का लॉकडाउन विदाउट इंटरनेट एंड सपोर्ट। भाइयों, मैं 35A और 370 आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ, जो हटा दिया गया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। भारत सरकार के मैं नहीं हूं। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि जो किया भारत सरकार ने सही किया। आप में से बहुत लोग इसमें, मेरे मुसलमान भाई दोस्त लोग, कश्मीरी लोग नाराज हो जाएंगे तो होएं, लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं 35A को हटाने का और 370 के हटाने पे सपोर्ट करता हूं। आप नाराज होइए तो होइए, उसमें मेरे कारण है। मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, देख लीजिएगा, चैनल पे है। लेकिन जैसे डिमोनेटाइजेशन एक बहुत अच्छा आइडिया था जिसको बहुत खराब से एक्सिक्यूट किया, वैसे ही 370 जब इन्होंने हटाया तो इसमें इनकी एक्सिक्यूशन बहुत खराब रही। और दो मुख्य मैं इसमें पॉइंट्स रखना चाहता हूं। पहला, कि देखिए ऐसा है, आप कश्मीर में जाके कहते हैं कश्मीर में प्रोग्रेस ले आएंगे, डेवलपमेंट ले आएंगे, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जनाब पहले बिहार और यूपी को बना दीजिए सिंगापुर, उसके बाद कश्मीर चले जाना, 370 डिलीट करके डेवलपमेंट ले आना। बिहार यूपी तो आपका चौपट है, जीरो है। कश्मीर में जा रहे हो डेवलपमेंट करने, तो इस उस पे आपकी टाइमिंग गलत थी। जब तक आप पहले यहाँ पे आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं दे देते और बाकी भारत को आप जन्नत नहीं बना देते, तब तक आप कैसे एक एग्जिस्टिंग नेचुरल जन्नत कश्मीर के फॉर्म में जाके और कहोगे कि उसको मैं डेवलप करूंगा। अपने पहले बिहार और यूपी को ठीक कर लो यार, है कि नहीं? उसके बाद कश्मीर ठीक करने जाना। तो मैं कहता हूं कि ये एक प्रॉब्लम थी जिसको आप सॉर्ट कर सकते थे, लेकिन पहले आप यहां की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, फिर आप जाते। तो आपने यहां जल्दीबाजी की और आपने गलत किया। लेकिन मैं आइडिया के अगेंस्ट नहीं हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसको प्रॉब्लम हो, मेरे जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं उनको भी प्रॉब्लम हो तो हो। मैं सत्य बोलता हूं, सच बोलता हूं, जो मुझे सही लगता है मैं वही बोलता हूं। अगली बात, आपने जो लॉकडाउन किया, लॉकडाउन जरूरी था जब 370 आपने किया, वरना ब्लड बात होती। और मैं फेवर करता हूं लॉकडाउन का, लेकिन आपको लॉकडाउन 30 दिन का करना था, तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ, कि आप ब्लड बात भी इनिशियल अवॉइड कर दो। एट द सेम टाइम यू कैन नॉट जस्ट कीप पीपल लॉकड इन। आपने बिना इंटरनेट के, हमारे इस कोरोना लॉकडाउन में तो कम से कम इंटरनेट था, आपने कश्मीरियों को 6 महीने विदाउट इंटरनेट कंप्लीट लॉकडाउन में रखा। 1 महीने के बियॉन्ड जो भी आपने लॉकडाउन रखा वो गैर कानूनी था, एब्सोल्यूट गलत था। और ये दिखाता है आपका फेलियर, क्योंकि एज यूजुअल डिमोनेटाइजेशन की तरह जो कि दिखाता है भारतीय जनता पार्टी में कोई प्लानिंग ही नहीं है, एक्सिक्यूशन ही नहीं है। आप लोग कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं अरे ये क्या किया, आप कैसे करें। 6 महीने तक आपको, द ओनली रीजन आपको कश्मीर लॉकडाउन से आप बच गए, निकल गए, क्योंकि ये कोरोना वायरस आ गया, उसके बाद पूरा भारत लॉकडाउन में हो गया और चीजें ईज आउट हो गई। वरना ये कश्मीर लॉकडाउन जो आपका जिस दिन 1 महीने के बियॉन्ड गया, इट वॉज देन अ डिजास्टर। और आप ऐसा डिजास्टर हो गया था, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इट वॉज लाइक राइडिंग अ टाइगर। राइडिंग अ टाइगर समझते हैं आप लोग? घोड़ा सवारी करते हैं। अगर टाइगर की सवारी करिए तो आप सोच रहे हैं आप बड़े ब्रेव हैं, टाइगर की सवारी करें, लेकिन सच ये है आप टाइगर की सवारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप टाइगर से उतर नहीं सकते। अगर आप उतर गए तो टाइगर आपको खा जाएगा। तो आपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी थी कश्मीर में लॉकडाउन के कारण। आप बच गए, उससे निकल गए, पतली गली आपको मिल गई, क्योंकि कोरोना हो गया, पैंडेमिक, और पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, तो उस कारण से आपको एक रास्ता मिल गया। वरना कश्मीर में आपने पूरा डिजास्टर कर दिया था ये 6 महीने लॉकडाउन के कारण।